जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की लोकेशन को कैसे ट्रेस किया जाता है। इसके लिए पृथ्वी पर दो मानक अपनाए जाते हैं जिसमें अक्षांश और देशांतर हैं। पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं हैं सिर्फ इसलिए ताकि किसी भी स्थान की लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। हम जानते हैं आज चाहे जीपीएस हो या जीपीएस, जीआईएस, जितनी सुविधाएं हैं ये सब जिस सिस्टम पर आधारित हैं किसी भी स्थान की लोकेशन को ट्रेस करती हैं, तो उसके लिए हमें उस स्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, तभी ये चीज़ संभव है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन किया जाता है, आइए हम उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम पृथ्वी के बारे में समझें तो हम जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल आकार की है और इसमें भी ध्रुवों पर चपटी है, दोनों नीचे से ऊपर से दोनों ध्रुवों पर। इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं ऐसी बनाई गई हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं और कुछ रेखाएं ऊपर से नीचे वर्टिकल हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल हों या वर्टिकल हों, दोनों ही प्रकार की रेखाएं सीधी रेखा में नहीं हैं। चूँकि मैप पर जब भी कोई चीज़ दिखाई जाती है तो वो 2D इमेज होती है, तो उसको सीधा करके दिखाया जाता है। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो अगर इसी को हमें 2D इमेज के रूप में दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको किसी एक स्थान पर काटेंगे, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक इस तरह से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको खोल देंगे, तो दोनों तरफ से खोल के और चिपका दें अगर दीवार पर, तो वो इस टाइप का मैप बन जाएगा जैसा कि मैप आप देखते हैं। इसी को 3D इमेज के रूप में हमने आपको यहाँ भी दिखाया हुआ है बोर्ड पर। तो आइए देखें देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं किन्हें कहते हैं। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूडिनल लाइन। लैटिट्यूडिनल लाइन पृथ्वी पर वो सारे सर्कल हैं जिनकी शुरुआत बीच से होती है, इक्वेटर से होती है। हमने कल इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि इस पृथ्वी पर अगर हम एक सर्कल खींचें तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा, तो वो सबसे बड़ा सर्कल है इक्वेटर का। इक्वेटर के पास कल हमने जाना भी था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा डायमीटर इक्वेटर के पास वाला डायमीटर है जो 12,756 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। अगर अगर ये इक्वेटर के चारों ओर की सरकमफेरेंस ली जाए और एक लाइन बनाई जाए सरकमफेरेंस के साथ साथ, तो उस लाइन को ही हम कहते हैं इक्वेटोरियल अक्षांश यानी इक्वेटर का अक्षांश, या दूसरे शब्दों में इक्वेटोरियल लैटिट्यूडिनल लाइन। तो इक्वेटोरियल लैटिट्यूडिनल लाइन ये है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर अगर हम किसी भी एक स्थान से पूरा एक चक्कर लगाएं तो 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इक्वेटर से आधा सर्कल बनाऊं तो 180 का होगा, और आधे का आधा यानी क्वार्टर सर्कल बनाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 90 डिग्री का होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटर टू पोल जाओगे तो कुल मिला के कितने डिग्री आप चढ़ोगे, 90। तो इसमें इक्वेटर से लेके पोल तक अगर आप 90 सर्कल बनाओ, 90 सर्कल बना दो इक्वेटर के ऊपर से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए 90वां जो सर्कल होगा वो सर्कल ना होकर एक डॉट होगा जो एग्जैक्ट पोल पर होगा। तो इस प्रकार से आपको सर्कल समझने हैं। देखिए आपके सामने है, ये इक्वेटोरियल सर्कल है। जैसा मैंने कहा, चूँकि ये बोर्ड पर है इसलिए आपको सीधी रेखा दिख रही है, ये सीधी रेखा नहीं है, ये पूरा एक सर्कल है इक्वेटर का। तो इस तरह से ये जो सर्कल है इसे 0 डिग्री वाला सर्कल कहते हैं। ऐसा 0 डिग्री के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करते हुए सर्कल बनाए जाएं। इसमें देखिए दिखाया गया है कि 30 डिग्री सर्कल है, इसके बाद ये 60 डिग्री सर्कल है, ऐसे करते हुए 90 तक ऊपर तक बनाए गए हैं, एक के ऊपर एक। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी, एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, ऐसे करते हुए रिंग के आकार को थोड़ा सा छोटा करते जाइए और ऊपर तक जाते जाते वो रिंग एक पॉइंट के समान रह जाएगा। जहाँ पॉइंट होगा वही आपका उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल कहलाएगा। इस तरह से ये लगातार ऊपर चढ़ते चले जाएं तो इन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इनकी संख्या 0 से लेके 90 ऊपर तक, तो कुल मिला के कितने अक्षांश हो गए?
0 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर 90, तो 1 2 3 4 90 होगा। इसी तरह से 90 नीचे होंगे, 1 2 3 4 और 90, तो फाइनली 90 90 180। और 0 डिग्री वाला अलग से है, तो 0 डिग्री वाला भी काउंट करोगे तो 181। तो 181 टोटल अक्षांशों की संख्या होती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 181। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, यानी लैटिट्यूडिनल लाइन कितनी है, तो पहले ही बोला आपको कि ऊपर 90 और नीचे 90, ये लाइन नहीं है, ये डॉट है, जिसको हम पोल कहते हैं। पोल लाइन नहीं होती, डॉट होता है। तो 181 अक्षांशों में से 2 डॉट हैं, 90 ऊपर और 90 नीचे, तो डॉट हटा दो तो बची कितनी लाइन, 179। तो 179 लैटिट्यूडिनल लाइन्स हैं और 2 लैटिट्यूडिनल डॉट्स हैं। 2 लैटिट्यूडिनल डॉट्स हैं जिन्हें हम पोल कहते हैं। कुल मिला के अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कुल अक्षांशों की संख्या, तो आप कहोगे 181, लेकिन कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, 179। क्लियर हुआ? ठीक है, 90 ऊपर और 90 नीचे। अब अगला प्रश्न, किन्हीं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, लैटिट्यूडिनल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, पृथ्वी पर अगर ये डिस्टेंस आप निकालोगे तो कैसे निकाली जाएगी? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यहां से लेके इसके जस्ट ऊपर वाला, ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री अक्षांश, इन दोनों के बीच की दूरी, तो आप कैसे निकालोगे? वो दूरी निकालना, चूंकि एग्जैक्ट दूरी ये हमेशा सेम नहीं होती। क्यों सेम नहीं होती? क्योंकि पृथ्वी ऊपर से चपटी है। अगर पृथ्वी चपटी ना होती तो ये डिस्टेंस लगभग बराबर होती, लेकिन ऊपर से चपटी होने के कारण नीचे इक्वेटर तक आते आते अक्षांश सिकुड़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इक्वेटर के पास, जस्ट पास अक्षांश के बीच की दूरी होती है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर। 110.6 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है 2 अक्षांशों के बीच में, इक्वेटर के पास। और जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे आप, अक्षांशों के बीच की जो डिस्टेंस है ये बढ़ती चली जाती है। पोल पर पहुंचते ही अक्षांश की जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम है 111.7 किलोमीटर। तो 110.6 से लेकर 110.7 किलोमीटर तक ये अक्षांश के बीच की डिस्टेंस है। 110.6 किलोमीटर से लेकर 111.7 किलोमीटर, ये है अक्षांशों के बीच की दूरी। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि यदि इक्वेटर टू पोल जाएं तो अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, घटती जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, ऐसे करके परीक्षा में प्रश्न आता है। तो आप कहेंगे अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। अक्सर किताबों में लिखा रहता है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग बराबर होती है। तो लगभग बराबर होती है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, ये बढ़ती चली जाती है। चूँकि इक्वेटर पर जहाँ पोल पर आप पहुँचोगे वहाँ पर अक्षांश दबे हुए हैं, पृथ्वी दबी हुई है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी खिंच जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है वहाँ अक्षांशों के बीच की दूरी। अगर पृथ्वी को बीच में से काट दिया जाए, यहाँ से कट मारा जाए, तो 2 कटोरे निकलेंगे, एक ऊपर एक नीचे, यही होगा। 2 कटोरे निकलेंगे, आधे आधे कटोरे, कटोरा होता ही आधा है, या अर्धगोला कह सकते हैं। ये पूरा एक गोला है तो बीच में से काटेंगे तो आधा गोला निकलेगा। तो ऊपर वाले आधे गोले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले आधे गोले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अंग्रेजी में नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला आधा गोला नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इस पृथ्वी को हम कट करेंगे, यहाँ से कट करें, पृथ्वी को इस इक्वेटर के पास से कट मारें पूरा, तो ऊपर का एक आधा गोला निकल जाएगा, नीचे का आधा गोला निकल जाएगा। ऊपर के आधे गोले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर, इस तरह से जाना जाता है। अब यदि हम लॉन्गिट्यूडिनल लाइन की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन ऊपर से
पोल टू पोल नीचे की तरफ आएंगी इस तरह से। ये देखिए आप, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। पृथ्वी पर इसको इस तरह से देखेंगे, जैसे ये ब्लैक कलर का है, ये ऊपर से लेके इक्वेटर से लेके नीचे तक आया यहाँ तक, ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतर रेखा। तो ऐसी देशांतर रेखाएं इस पूरी पृथ्वी पर 360 बनाई गई। 1 2 3, क्योंकि पूरी पृथ्वी एक गोल है तो गोल आकृति में कुल कितने डिग्री होते हैं? 360। तो ऐसी 360 रेखाएं बना दो आप पृथ्वी पर। इन 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी को पीछे की ओर काटा जाता है तो 180 जो देशांतर है, 180 डिग्री का देशांतर, तो 180 डिग्री जब काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं देखिएगा। इसको इस तरह से समझेंगे हम कि ये देशांतर, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एक एक देशांतर 15-15 देशांतर पर दिखाया गया है। क्योंकि एक एक नहीं दिखा सकते, बहुत ज़्यादा सघन हो जाएगा, इसलिए 15-15 के अंतर से दिखाया गया है। तो 15 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर, ऐसे ही 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करते करते फाइनली कितने देशांतर पहुँचे? 180। इधर से गए 180, इधर से गए तो भी 180। तो कुल मिला के 180 आधे पूर्व में और 180 पश्चिम में। तो जैसे अक्षांशों को 2 अक्षांशों में बांटा जाता है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, इसी तरह देशांतर को 2 देशांतर में बांटा जाता है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इधर वाले पूर्वी देशांतर, इधर वाले पश्चिमी देशांतर। इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में इनका विभाजन किया जाता है। मीन्स ये अगर पृथ्वी है, अब प्रश्न उठता है ये पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कहाँ से काउंट किए जाते हैं? तो एक मानक रेखा मानी गई 0 डिग्री, जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन पूरे पृथ्वी पर हुआ करता था, तो अंग्रेज़ जब शासन करते थे तो उन्होंने अपने लंदन से होकर गुजरने वाली एक देशांतर रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, मुख्य देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन, देशांतर रेखा को मेरिडियन कहा जाता है। तो प्राइम मेरिडियन यानी मुख्य देशांतर रेखा। तो मुख्य देशांतर रेखा उन्होंने 0 डिग्री को बना लिया, जो लंदन से होकर गुजरती है। अंग्रेज़ों के पास ये आप देखेंगे यूरोप में ये लंदन से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये इसी 0 डिग्री देशांतर को इस तरह से यहाँ दिखाया गया है, मैप पर आप देखेंगे। तो ये 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, इसी को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसके सापेक्ष, इस लाइन के सापेक्ष, 0 डिग्री के सापेक्ष फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो 15-15 डिग्री देशांतर पर एक लाइन खींची गई है। तो काउंट करते हैं, काउंट करने के लिए 15 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर, ऐसे करते ये काउंट किया जाता है। तो ऐसे कुल मिला के कितने 15 डिग्री देशांतर के हिसाब से कितने होंगे? 24 देशांतर रेखाएं बन जाएंगी। 15-15 के अंतर से बनाओगे तो 24 बन जाएंगी पूरी पृथ्वी पर। ऐसे ही 15-15 करते करते पीछे की ओर जाओगे तो 180 तक पहुंचोगे। जब 180 पर पहुंचोगे तो हम देखेंगे कि इस 0 डिग्री के ईस्ट में जितने भी हैं, 0 डिग्री के ईस्ट में जितने देशांतर हैं, उनको कहते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और जो वेस्ट में है उन्हें कहते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। उधर वाले पूर्वी और इधर वाले पश्चिमी। पूर्वी कितने हैं? 180। पश्चिमी कितने हैं? 180। तो 180 और 180 360। अब 360 में 0 डिग्री वाला भी तो है, उसको भी जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 361। लेकिन इस 361 में 180 को 2 बार जोड़ा गया है। 180 2 बार जोड़ा गया है। इधर से चले इस डायरेक्शन में तो कहाँ तक गए? 0 से लेके 180। इधर से चले तो 0 से लेके 180, तो 180 2 बार जुड़ गया ना। तो 2 बार नहीं जोड़ना है, हमें 1 बार जोड़ना है। तो 361 हुए थे टोटल, उसमें से 1 हटा दो तो क्या बचा? 360। क्लियर है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। 360 में 0 वाला भी शामिल है। 0 डिग्री देशांतर, फिर 1 से लेके 180, इधर 1 से लेके 180, 180 को 2 बार ना करके 1 बार जोड़ेंगे तो कुल मिला के देशांतर हो जाएंगे 360। अगर प्राइम मेरिडियन को साथ में न जोड़ा जाए तो हो जाएंगे 359। ठीक है, लेकिन 0 को हमें शामिल करना है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर देशांतर की जो स्थितियां हैं वो 0 के सापेक्ष ही काउंट की जाती हैं।
इन देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस देखिए, आपको मैप पर देखने से समझ में आ रहा होगा कि अगर देशांतर के बीच की डिस्टेंस देखेंगे आप, तो इक्वेटर के पास जितनी है, इक्वेटर के पास देखिए आप, इक्वेटर के पास, और जैसे जैसे इक्वेटर टू पोल जाओगे इनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जा रही है। देख रहे हैं आप, पोल पर सारे देशांतर रेखाएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहाँ पर उनके बीच का जो गैप है वो 0 हो जाता है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वेटर टू पोल जाने पर घटती चली जाती है। अधिकतम होती है इक्वेटर पर और न्यूनतम होती है पोल पर। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वेटर टू पोल जाने पर आप कहेंगे घटती है, और अभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इक्वेटर टू पोल जाने पर बढ़ती है। क्लियर हुआ? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस पोल पर बढ़ जाती है, इक्वेटर पे कम होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। लेकिन देशांतर के बीच की दूरी इक्वेटर पर मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। देखिए सारी देशांतर आके और यहाँ एक बिंदु पर समा गई, तो सभी देशांतर बिंदु से निकलती हैं और बिंदु पर जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पोल से निकलेंगी और सीधे दक्षिणी गोलार्ध तक जाएंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध पर आकर सब इकट्ठी हो जाएंगी। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध पर सब इकट्ठी होंगी। तो पूरी जो देशांतर रेखाएं हैं इनका आकार कैसा होता है? सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल हैं, एक उत्तरी गोलार्ध से चलकर, उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। तो पृथ्वी पर ये कैसा बनेगा? ये सेमी सर्कल होगा ना, अर्धवृत्त होगा ये। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। क्लियर है? समझ में आई ना बात? कि देशांतर रेखा ध्रुव से ध्रुव तक है, तो ये कैसा, ये आधा वृत्त बनेगा कि नहीं? सेमी सर्कल होगा। तो बस ये अंतर है दोनों में कि अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, सेमी सर्कल्ड होती हैं। पृथ्वी पर अब आप जानते हो नॉर्मली अगर मान लो आपसे कोई अंतर पूछ दे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है, तो आप अंतर बता सकते हो? बता सकते हो ना? पहला अंतर, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, सर्कल शेप में होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं सेमी सर्कल होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या अक्षांशों की संख्या 181 है, देशांतर की संख्या 360 है, कुल 360 देशांतर हैं। और अक्षांश जो होते हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, जबकि देशांतर को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। क्लियर है? अब यदि मुझे भारत की स्थिति बतानी है तो इंडिया कहाँ पर लोकेट करेगा? स्वाभाविक है, इंडिया की स्थिति कहाँ है आप लोग अच्छे से जानते हो मैप पे। दो देशांतर के बीच की दूरी इक्वेटर के पास अधिकतम होती है, वो होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर ये कहाँ पर अधिकतम है? इक्वेटर पर मैक्सिमम है। और जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे ये डिस्टेंस कम होती चली जाती है और अंत में 0 हो जाती है। एक आप मैप देख रहे हैं। अगर मैं इस वर्ल्ड मैप को 0 डिग्री देशांतर से काट दूं, ये 0 डिग्री देशांतर है,
ये है 0 डिग्री देशांतर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ है? पूर्वी देशांतर पे है। हमारा इंडिया पूर्व साइड में है तो पूर्वी देशांतर पर है, और इधर वाले देश पश्चिमी देशांतर में। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि कितने महाद्वीप पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आते हैं, अब बता सकते हो कितने महाद्वीप हैं पूर्वी देशांतर के अंतर्गत? यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, अंटार्कटिका भी है, अंटार्कटिका भी है। कौन सा महाद्वीप पूर्वी देशांतर के अंतर्गत नहीं आता, मतलब पश्चिमी देशांतर में आता है पूरी तरह से? तो आप बता सकते हो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। केवल 2 महाद्वीप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये पूरी तरह से पश्चिमी देशांतर में है, जबकि बाकी के महाद्वीप मैक्सिमम कहाँ हैं? पूर्वी देशांतर में। हालांकि पश्चिमी देशांतर में कुछ हिस्सा यूरोप का है, कुछ हिस्सा यूरोप का है, कुछ हिस्सा अफ्रीका का भी है ना? देखने में लग रहा है कि नहीं? तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो बिल्कुल भी पश्चिमी देशांतर में नहीं आता? एशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में आते हैं, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पूरी तरह से पश्चिमी देशांतर में आते हैं। बस प्रश्न इसी तरह से बनते हैं। प्रश्न कई और तरीका नहीं होता प्रश्न बनाने का। नक्शा आपके सामने, आपके दिमाग में फिगर होना चाहिए कि जो ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, वो कितने महाद्वीपों को काटती है। 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन इसलिए कहते हैं, ग्रीनविच एक स्थान का नाम है जो लंदन के पास में है, वहाँ से होकर ये गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच लाइन कह रहे हैं। तो ये कितने महाद्वीपों को कट कर रही है? बताइए कितने महाद्वीपों को काट रही है? यूरोप, अफ्रीका और नीचे अंटार्कटिका, 3 महाद्वीपों को काट रही है, ठीक है। तो परीक्षा में जैसा प्रश्न है वैसा जवाब देना है कि ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो आप कहोगे 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। क्लियर है? अब यदि अक्षांश रेखाओं की मैं बात करूं तो अक्षांश रेखाओं में एक हो गया, एक मुख्य रेखा है कर्क रेखा और एक है मकर रेखा। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, कर्क रेखा और मकर रेखा। अगर मैं कर्क और मकर रेखा को इसके ऊपर बनाऊं तो लगभग ये ऐसी बनेगी। ये है इक्वेटर, 0 डिग्री, ये इक्वेटर हो गया। 23.5 डिग्री नीचे इस पर सब चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये कर्क रेखा है, डॉट से दिखाई गई है, और इसके नीचे ये मकर रेखा है, ये भी डॉटेड लाइन से दिखाई गई है। देख पा रहे हैं? आपको दिख रहा है कि नहीं? मैं और बना देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा और नीचे वाली हो गई मकर रेखा। अब आप देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, 3 महाद्वीप, चौथा तो कोई नहीं है ना। मकर रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीप। इक्वेटर कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? इक्वेटर बीच वाली लाइन, दक्षिण अमेरिका,
अफ्रीका, एशिया। ठीक, क्लियर है? देख के समझ में आ रहा है ना? बस देखना ही तो है, और देखना है, इसको दिमाग में रखना है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो वहाँ देखने के लिए तो मिलेगा नहीं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए पूरा फिगर। तो ऐसे करके ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लियर है? और अगर इसी पर मैं 0 डिग्री ग्रीनविच बना दूं, ये है 0 डिग्री ग्रीनविच, ये जा रही है, तो 0 डिग्री ग्रीनविच ये है 0 डिग्री ग्रीनविच। 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच लाइन है, वो देशांतर है। वो देशांतर कर्क रेखा को कहाँ काटता है और मकर रेखा को कहाँ काटता है? परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो कर्क रेखा को कहाँ काट रहा है? ये आप देखेंगे मैप पर, ये दोनों लाइन यहाँ काट रही हैं इस स्थान पर, अल्जीरिया के आसपास, अल्जीरिया के आसपास, यानी अफ्रीका में ही ये दोनों लाइन कट हो रही हैं। कर्क रेखा और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री किस महाद्वीप में एक दूसरे को काटती हैं? अफ्रीका में, अफ्रीका में अल्जीरिया के पास में, यहाँ काटती हैं दोनों एक दूसरे को। और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन मकर रेखा को कहाँ काटती है? तो ये काट रही है, ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक। अटलांटिक के दक्षिण में, तो दक्षिणी अटलांटिक ओशियन में ये काट रही है एक दूसरे को। क्लियर हुआ? ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं आप सभी लोग। एक ऑक्सफोर्ड का अच्छा आता है जो अपना एटलस है, एटलस मतलब मैप पर भूगोल की स्टडी करना, उसके लिए एक किताब आती है। तो ऐसे एटलस बाज़ार में कई प्रकार के मिलते हैं, आप जिस कंपनी का आपको लेना है आप ले सकते हो। ऑक्सफोर्ड का वैसे ठीक आता है बच्चों के पास, ज़्यादातर मैंने वही देखा है, तो मुझे भी ठीक लगता है, वो आप ले सकते हो। तो ऑक्सफोर्ड का जब लोगे आप, तो उसमें एक एक महाद्वीप के बारे में बहुत अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो। तो जब मैप सामने होगा तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। इसको पूरा देखने के बाद अब हमें एक बात समझ में आती है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरती हैं? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका से होकर तीनों गुजरती हैं, ठीक है ना? ये बीच में है इक्वेटर, ऊपर है कैंसर, नीचे है कैप्रिकॉर्न, तीनों अफ्रीका से गुजर रही हैं। क्लियर? अब यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया की लोकेशन अक्षांश के हिसाब से कहाँ है? अक्षांश 2 होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो इंडिया कहाँ है? इक्वेटर के ऊपर है या नीचे है? इक्वेटर के ऊपर है, तो इंडिया की लोकेशन उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश में नीचे का बिंदु और सबसे ऊपर का बिंदु। अक्षांश में नीचे का बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है और ऊपर का बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, ये इंडिया की स्थिति हो गई, अक्षांशीय स्थिति। अगर इंडिया की देशांतरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो देशांतर देखिए, प्राइम मेरिडियन के इधर वाले ईस्ट लॉन्गिट्यूड हैं, उधर वाले वेस्ट लॉन्गिट्यूड हैं, यानी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो भारत कहाँ आएगा? पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर की लोकेशन गुजरात के ये पोरबंदर के पास से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के किबिथु नामक स्थान पर, यहाँ ये दोनों के बीच का देशांतर है। तो ये देशांतर को कैसे पढ़ेंगे? ये देशांतर शुरू होता है 67 या 68 के आसपास है, यहाँ से शुरू होता है और लास्ट होता है 97 और 25। तो इस तरह से ये दोनों ही पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। भारत का सबसे पूर्वी सिरा भी पूर्वी देशांतर में आता है, पश्चिमी सिरा भी पूर्वी देशांतर में आता है। इसी तरह से भारत का उत्तरी सिरा उत्तरी अक्षांश में आता है और दक्षिणी सिरा भी उत्तरी अक्षांश में आता है। तो अक्षांश भारत के लिए हमेशा उत्तरी पड़े जाते हैं, नॉर्थ, और देशांतर हमेशा पूर्वी पड़े जाते हैं। तो भारत पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में है, पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में है। क्लियर है? ऐसे स्थितियां आपसे पूछी जाती हैं। अब इसके आधार पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, वो है देशांतर रेखाओं के आधार पर। अगर हम देशांतर रेखाओं को पूरी पृथ्वी के गोले में डिवाइड करते हैं
तो हमने कहा 360 देशांतर हैं, 360 देशांतर हैं। तो 360 देशांतर के साथ साथ पृथ्वी पर टाइम भी परिवर्तित होगा। तो एक देशांतर क्रॉस करने पर 4 मिनट का अंतर आता है, ये हमेशा दिमाग में रखो। एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट का अंतर आता है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर हर स्थान पर, हर देश में टाइम अलग अलग होता है। तो टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है? टाइम डिसाइड किया जाता है देशांतर रेखा से। अक्षांश रेखा से टाइम डिसाइड नहीं होता, देशांतर रेखा से टाइम डिसाइड होता है। तो एक देशांतर क्रॉस करने पर 4 मिनट का अंतर आता है। टोटल कितने देशांतर हैं पूरी पृथ्वी पर? 360। तो 360 देशांतर, 360 देशांतर में पूरी पृथ्वी घूम जाओगे आप। क्लियर है? पूरी पृथ्वी घूम जाओगे ना 360 में। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 180 देशांतर में, 180 देशांतर 12 घंटे, 720 मिनट, यानी 12 घंटे हो गए। तो 180 देशांतर जाने में 12 घंटे का अंतर आएगा। कहाँ से चलोगे? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। 0 डिग्री देशांतर, इसको प्राइम मेरिडियन कहेंगे, मुख्य देशांतर रेखा, क्योंकि अंग्रेज अपना समय यहीं से डिसाइड करते थे। तो उनका राज्य इधर भी था और इधर भी था। पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन के सभी समय पॉजिटिव होते हैं, पीछे वाले नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर ईस्ट में आगे बढ़ोगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा। आप अगर 30 देशांतर पर स्थित हो, ईस्ट में 30 देशांतर पर स्थित हो, तो टाइम कितना अंतर आ जाएगा? 30 गुणा 4, 120 मिनट, यानी 2 घंटे। तो हर इस, मैंने अभी आपको बताया, पूरे इसको अगर 15-15 देशांतर के हिसाब से बांटा जाए तो 24 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी टोटल। 360 में 15 का भाग दो, 24 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। इसीलिए हर 15 डिग्री के हिसाब से टोटल देशांतर कितने मानक हो जाएंगे? 24 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी 15-15 के हिसाब से। तो मानक समय नापने के लिए ये देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। तो ऐसे मानक समय पृथ्वी पर 24 हो सकते हैं। टोटल 24 मानक समय हो सकते हैं। हर देश का मानक समय डिसाइड होता है कि वो कितना चौड़ा है, उस हिसाब से उसकी देशांतर रेखाएं उसमें से होकर कितनी गुजर रही हैं। तो किसी भी देश का जब समय काउंट किया जाता है तो उसके बीच से होकर जाने वाली देशांतर रेखा को मुख्य देशांतर रेखा माना जाता है। जैसे भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर से मापा जाता है। 82.5 से क्यों मापा जाता है? क्योंकि भारत का जो देशांतर है वो कहाँ से है? 68 से लेकर 68 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 97 तक। तो दोनों के बीच का अगर एवरेज निकालोगे तो एवरेज आएगा 82.5। इसलिए भारत का मानक समय 82.5 से ही काउंट किया जाता है। 82.5 वाली जो लाइन है जो भारत से होकर जाती है वो भारत का मानक समय डिसाइड करती है। अब यदि मैं बात करूं कि लंदन और इंडिया के टाइम में कितना अंतर होना चाहिए, तो 82.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 330 आएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में 330 मिनट का अंतर है। 330 मिनट यानी होता है 5.5 घंटे। तो भारत में और इंग्लैंड के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का समय 5.5 घंटे आगे होगा। अगर अभी हमारी घड़ी में 10 बज रहे हैं, हमारी घड़ी में 10 बज रहे हैं, तो इंग्लैंड की घड़ी में इस समय 5.5 घंटे पीछे होगा। तो वहाँ 5.5 घंटे पीछे जाओगे आप तो कितना बचेगा? 4:30 बजेगा। कौन सा? सुबह का। इस समय इंग्लैंड में सुबह के 4:30 बज रहे हैं, लोग सो रहे हैं। भारत में 10 बज चुके हैं, क्योंकि भारत का समय, भारत पूर्व में है। जितने देश पूर्व में होंगे उनका समय आगे बढ़ता चला जाएगा। भारत से भी ज़्यादा समय ऑस्ट्रेलिया का होगा। अगर हम ये सोचें कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में कितने बज रहे हैं, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया कितने देशांतर पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का मिड पॉइंट ये है। अगर मैं यहाँ मिड पॉइंट मानूँ तो कौन सा देशांतर हो जाएगा? देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है 120, ये वाली 120 देशांतर है, और इसके बाजू में ये 150। इन्होंने 30-30 डिग्री के अंतर पर लिया है। तो 120 और 150 दोनों का बीच का भाग कर दोगे तो 135 आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के बीच से होकर जाने वाली देशांतर रेखा 135 डिग्री है। भारत की 82.5 है, तो भारत की तुलना में ऑस्ट्रेलिया आगे होगा। ऑस्ट्रेलिया का टाइम, दोनों में कितना अंतर आया? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 82.5 भारत का है, ऑस्ट्रेलिया 135 है, दोनों में लगभग 52.5 का अंतर आया ना? 52.5 का 52 गुणा 4, 210 यानी
210 मिनट मतलब कितने घंटे? 3.5 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ ऑस्ट्रेलिया भारत से 3.5 घंटे आगे है। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फ़ोन लगा के अपने किसी मित्र से पूछो जो ऑस्ट्रेलिया में हो कि भैया ऑस्ट्रेलिया में क्या इस समय 1:30 बज रहा है, तो बोलेगा हाँ। आई बात समझ में? इस समय ऑस्ट्रेलिया में 1:30 बज रहा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अगर कोई मैच दोपहर 3 बजे चालू होता है तो बताइए ऑस्ट्रेलिया में वो कितने बजे चालू होगा? 6:30। ऑस्ट्रेलिया में वही मैच 6:30 बजे चालू होगा। क्लियर है? अगर आपको याद हो कि जब क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया में शुरू होता था तो हम लोग सुबह सुबह उठ के टीवी देखते थे। सुबह उठ के टीवी देखना शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो 3.5 घंटे पीछे चलता है, सॉरी 3.5 घंटे उसका टाइम आगे है। अब यदि ऑस्ट्रेलिया में सुबह है 3:30 बजे, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई मैच सुबह के टाइम चालू हो रहा है, इसका मतलब भारत में कब होगा? ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही आगे है। अगर वहाँ सुबह 6 बजे चालू हो रहा है तो भारत में कितने बजे देखोगे आप? 2:30 बजे। अगर ऑस्ट्रेलिया में सुबह 8 बजे चालू हो रहा है तो भारत में कितने बजे देखोगे? 4:30 बजे। ऐसे देखोगे ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का समय 3.5 घंटे आगे है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ में वही मैच चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ में वही मैच चल रहा है, ये वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ कहाँ पर है? 60 डिग्री 30-60, ये है 60 डिग्री। यहाँ है जमैका वगैरह, ये देखो जमैका, होंडुरास, ये पूरा वेस्ट इंडीज़ का वाला क्षेत्र है। तो अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ 60 और 90 के बीच में आएगा, इस जगह आएगा वेस्ट इंडीज़। तो 60 और 90 के बीच में मतलब मैं 60 और 90, 70 डिग्री के आसपास मान लेता हूँ कि 70 डिग्री पर वेस्ट इंडीज़ है। 70 डिग्री कौन सा है, पूर्वी या पश्चिमी? पश्चिमी देशांतर पर वेस्ट इंडीज़। अब बताइए, अब आपको ये बताना है कि वेस्ट इंडीज़ में सुबह 9 बजे मैच चालू हुआ, भारत में कितने बजे दिखाई देगा? टाइम बताइए एग्जैक्ट। भारत वेस्ट इंडीज़ में 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मैच चालू हो रहा है, तो भारत में कितने बजे दिखाई देगा? सुबह 9 बजे वेस्ट इंडीज़ में चालू हुआ। सत्तर डिग्री है ग्रीनविच के सापेक्ष 70 गुणा 4 कितना होगा? 280 मिनट मतलब कितने घंटे? 4 घंटे 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट। तो 4 घंटे 40 मिनट तो ये पीछे हो गया ग्रीनविच से, और भारत पहले से ही ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो दोनों में कितना अंतर हो गया? लगभग 10 घंटे का अंतर आ गया। तो वेस्ट इंडीज़ 10 घंटे पीछे है। तो अगर वेस्ट इंडीज़ में सुबह 9 बजे मैच चालू होता है तो भारत में शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे दिखाई देगा। जब वेस्ट इंडीज़ में सुबह के 9 बजेंगे तो उसी तारीख में भारत में शाम के 7 बज रहे होंगे। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वेस्ट इंडीज पीछे है। वेस्ट में जितने देश होंगे उनका टाइम पीछे चलता है, ईस्ट में जितने देश होते हैं उनका टाइम आगे चलता है। क्लियर है? यदि आप आगे बढ़ते हुए 180, ये 180 वाली देशांतर रेखा है, ये देखो हाफ सर्कल बन रहा है ना 180 का, ये बन रहा है सर्कल। क्लियर? अगर ये हाफ सर्कल वाली 180 जो बिल्कुल पीछे की तरफ है, यहाँ से चलोगे 0 डिग्री से 180 यहाँ पहुँचोगे आप, और इधर से चलोगे तो 180 इधर पहुँचोगे। तो 180 जाने में 12 घंटे का अंतर आ जाता है। क्लियर है? अब जरा कल्पना कीजिए कि 180 देशांतर पर ही कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये है 180 याम उत्तर, ये वाला। एक व्यक्ति 180 के इधर खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है। समझिएगा बात को, एक व्यक्ति 180 के इधर है और एक व्यक्ति 180 के इधर है। तो दोनों में क्या फ़र्क आएगा? दोनों की घड़ियों में क्या टाइम होगा? टाइम देखते हैं हम। अगर मान लीजिए अभी
दिन के 12 बजे, अभी दिन के 12 बजे हुए हैं। तारीख कौन सी है? 18 तारीख दिन के 12 बजे हुए हैं अभी। अगर मैं यहाँ से लंदन से चलना शुरू करूँ 180 पूर्व दिशा में, 180 पूर्वी देशांतर पर पहुँच जाऊँ तो 12 घंटे घड़ी आगे होगी ना। तो जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है इस स्थान पर, वो फ़ोन लगा के इस स्थान वाले से पूछ रहा है कि भैया आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? बोले मेरी घड़ी में अभी दिन के 12 बज रहे हैं। ये वाला व्यक्ति बोल रहा है। वो व्यक्ति बोल रहा है मेरी घड़ी में अभी 18 तारीख के रात के 12 बजे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? 18 तारीख को रात को 12 बजे हुए। अब जो एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, इससे पूछा कि भैया तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे हैं? तो ये कहेगा 17 तारीख के रात के 12 बज रहे हैं। ये पीछे जाएगा 12 घंटे। अभी 17 तारीख के दिन के 12 बज रहे हैं यहां पर। पीछे जाओगे तो 12 घंटे पीछे कर दो। 18 तारीख के रात दिन के 12 से 12 घंटे पीछे जाओगे तो 17 तारीख की रात के 12 बजेंगे। तो यहां पर 17 तारीख है और रात्रि 12 बजे का समय है। ठीक है, यहां वाले के सामने 18 तारीख है और रात्रि 12 बजे का समय है। दोनों कहां खड़े हैं? 180 की लाइन पर आगे पीछे, आमने सामने मुंह किए खड़े हैं। अब यदि जो व्यक्ति इस दिशा से गया था, पूर्व दिशा से, अगर वो 180 वाली लाइन को पार करके ऐसा खड़ा हो जाए, बस पार कर जाए, तो इसको पार करके वो कहां पहुंच जाएगा? तो उसकी घड़ी में एक दिन कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं कम? यहां क्या बज रहा था? 18 रात्रि 12 बजे, और यहां क्या हो रहा था? 17 रात्रि 12 बजे। तो दोनों में कितने घंटे का अंतर हुआ? 24 घंटे का। ठीक, तो जो पीछे वाली लाइन है 180 वाली लाइन, उस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? क्योंकि उसको पार करते ही 24 घंटे का फर्क हो जाता है। तो जो व्यक्ति, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, यदि कोई व्यक्ति पूर्वी देशांतर से होते हुए 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर जाए तो उसे अपनी घड़ी में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 24 घंटे पीछे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ की तुलना में यहाँ पहुँच गया, तो उसे अपनी घड़ी में 24 घंटे कम करने पड़ेंगे। और यदि पीछे से जाकर, वेस्ट डायरेक्शन से जाकर 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो वो यहाँ खड़ा हो जाएगा आके, तो उसको अपनी घड़ी में 24 घंटे आगे करने पड़ेंगे। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करके कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से क्रॉस करके 180 को पूर्व दिशा से क्रॉस करता है तो उसकी घड़ी में कितने बजेंगे? जबकि जब वो 180 पर था पूर्व दिशा में, तब उसकी घड़ी में इतने बज रहे थे। तो जब वो यहाँ खड़ा था तब उसकी घड़ी में 18 तारीख रात्रि 12 बज रहे थे। जैसे ही उसने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस किया तो उसकी घड़ी में बजेंगे 17 तारीख रात्रि के 12, यानी 24 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते ही 24 घंटे का अंतर आता है। या तो आप एक दिन आगे बढ़ाओगे अपनी घड़ी में या एक दिन पीछे करोगे। क्लियर है? समझ में आ गई ना चीजें? अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि यदि मैं इंडिया से चलना शुरू करूं, मैं इंडिया से चलना शुरू करता हूं, मुझे अमेरिका पहुंचना है, इंडिया से मैं अमेरिका जाना है। अगर मैं इंडिया से अमेरिका जाऊं तो दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसा जाऊं, ये गया, ये पहुंच गया अमेरिका, या फिर मैं इधर से जाके घूम के ये आ गया। बात समझ में आई? भाई पृथ्वी तो गोल है ना, तो मैं यहां से ये गया और पीछे से निकल के ये आ गया। क्लियर हुआ? ये देखिए, ये है अमेरिका, मुझे इंडिया से जाना है। इंडिया कहाँ है? ये रहा इंडिया। तो मैं अमेरिका ऐसे भी जा सकता हूं और ऐसे भी जा सकता हूं। क्लियर है ना?
अगर मुझे इंडिया से जाना है अमेरिका तो मैं ये गया, ये तरीका है उड़ के, और दूसरा तरीका है यहाँ से ये गया, दोनों तरह से जा सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं इंडिया से चलना शुरू करता हूँ। मैंने इंडिया से अपनी उड़ान भरी और मैं यूरोप के ऊपर से होते हुए जा रहा हूँ। यूरोप से इंडिया से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, ऐसे करके उड़ान भरी। अगर मुझे यात्रा में 10 घंटे लगते हैं, मुझे यात्रा करने में 10 घंटे का समय लगता है। जब मैंने इंडिया से उड़ान भरी थी उस समय दिन के 12 बज रहे थे। 18 तारीख दिन के 12 बज रहे थे जब मैंने इंडिया से अपनी टेक ऑफ की फ़्लाइट को। जब फ़्लाइट टेक ऑफ होती है हमारी तो उस समय इंडिया में 18 तारीख के दिन के 12 बज रहे थे। मैं 10 घंटे की यात्रा करके अमेरिका पहुंच गया। बताइए जब अमेरिका में उतरूंगा तो अमेरिका हवाई अड्डे पर कितने बज रहे होंगे? हम 12 बजे चल रहे हैं ना। 18 तारीख को ठीक दोपहर के 12 बजे हमने फ़्लाइट शुरू की, अपनी फ़्लाइट की यात्रा शुरू की, और 10 घंटे की यात्रा करके हम अमेरिका पहुंच गए। तो सबसे पहले ये सोचिए कि अमेरिका पीछे होगा, अमेरिका का टाइम, या आगे होगा? आप यहाँ से जा रहे हो, ये अमेरिका कहाँ है? पश्चिमी देशांतर में। तो पश्चिमी देशांतर का समय पीछे होना चाहिए। कितना पीछे होगा इंडिया से अमेरिका का समय? अब आप ये भी देख सकते हो, इंडिया 82.5 पर है और अमेरिका कहाँ है? ये अमेरिका देखिए 90 और 120 के बीच में, यहाँ मान लेते हैं। अगर अमेरिका का समय, अब चूंकि अमेरिका में टाइम जोन 6 टाइम जोन है, अमेरिका में सबके टाइम जोन अलग अलग होते हैं। तो भारत में तो एक ही टाइम जोन चलता है, लेकिन अमेरिका में 6 टाइम जोन चलते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम बीच वाली किसी जगह की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर, ये लगभग 90, 100, मैं 100 डिग्री पे मान लेता हूँ कि अमेरिका के 100 डिग्री वाले मेरिडियन पे मुझे पहुँचना है। 100 डिग्री मेरिडियन अमेरिका में मुझे पहुँचना है। तो मैं 100 डिग्री तक कितने देशांतर का अंतर आ जाएगा? ये बंद क्यों हो जाता है यार? कि इंडिया से चलना शुरू करना है, अमेरिका पहुंचना है, लगभग 100 डिग्री देशांतर पर आपको उतरना है। तो 100 डिग्री देशांतर मतलब 400 मिनट, ठीक है? 100 डिग्री मतलब 400 मिनट। ये 400 मिनट तो पीछे हो जाएंगे ग्रीनविच से, और पहले ही हम कितना आगे थे? 5.5 घंटे पहले ही आगे थे। तो 400 मिनट ये हो गए और 330 मिनट वो हो गए, तो 700, लगभग 730 मिनट या 12 घंटे कह सकते हैं मोटा मोटी, ठीक है? तो अमेरिका और भारत के समय में लगभग 12 घंटे, 11.5 घंटे का अंतर आता है। अमेरिका और भारत के समय में लगभग 11.5 घंटे का अंतर आता है। तो 11.5 घंटे अमेरिका हमसे आगे होगा या पीछे होगा? अमेरिका को पीछे होना चाहिए। तो अगर 11.5 घंटे अमेरिका पीछे है तो भारत में कितने बज रहे हैं अभी? 18 तारीख के सुबह, 18 तारीख के दोपहर के 12। तो इसी समय अमेरिका में कितने बज रहे होंगे? 18 तारीख के रात्रि के 11:30। 11.5 घंटे आगे है ना, हमसे पीछे है। सॉरी पीछे है, तो पीछे जाइए आप। कहाँ जाओगे? 12:30 बजेंगे। 12:30 बजेंगे 18 तारीख के रात के 12:30। बात समझ में आई? 18 तारीख को के रात के 12:30। 18 तारीख का मतलब 18 के बाद शाम हो और फिर रात हो और फिर 12 बजे के बाद तो 19 शुरू हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं 18 तारीख की। तो 18 तारीख को 12:30 बजे रात के ये बज रहे होंगे, यानी 18 तारीख की शुरुआत हो रही है। क्लियर है? यात्रा में समय कितना लगा? 10 घंटे। तो 10 घंटे और जोड़ दो तो आप कहाँ पहुँचोगे? 12:30 में 10 घंटे और जोड़ोगे तो 10:30। तो 18 तारीख के
सुबह के 10:30 बजे आप अमेरिका में उपस्थित रहोगे। क्लियर हुआ? 10 घंटे यात्रा में लगे थे ना, तो 10 घंटे भी तो जोड़ने पड़ेंगे यात्रा में। तो जब भारत में कितने बज रहे थे? 12 बजे आपने यात्रा शुरू की थी, और अगर यात्रा में 10 घंटे लग गए तो 12 के बाद रात 18 तारीख के रात के 10 बजना चाहिए भारत में। क्लियर हुआ? जिस समय आप अमेरिका में कदम रखोगे, उतरोगे अमेरिका में, उस समय भारत में बज रहे होंगे 18 तारीख के रात के 10। लेकिन अमेरिका में कितने बजना चाहिए? अमेरिका में बजना चाहिए 11:30 घंटे कम पीछे, है ना। तो रात्रि के 10 की तुलना में 11:30 घंटे पीछे करोगे तो सुबह के 10:30 बजेंगे। सिंपल। क्लियर हुआ? निकाल लोगे ना आप टाइम? चलिए निकालिए एक टाइम। एक व्यक्ति ने फ्रांस से फ्लाइट ली, फ्रांस मत लो, 0 डिग्री पर है, कोई और देश ले लेते हैं। मान लीजिए मैं सूडान से उड़ना शुरू करता हूँ। सूडान से उड़ना शुरू कर रहा हूँ। सूडान है 30 डिग्री ईस्ट में। 30 डिग्री ईस्ट से उड़ना शुरू किया और मैं ब्राज़ील पहुँच गया। मुझे यात्रा में 5 घंटे लगे और मैं ब्राज़ील पहुँच गया। अगर मैंने सूडान से दोपहर 12 बजे उड़ान शुरू करी है, 18 तारीख को दोपहर 12 बजे सूडान से यात्रा शुरू की है, और 5 घंटे यात्रा में लगे, मैं पहुंच गया ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि 50 डिग्री अक्षांश पर है, ब्राज़ील 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, अक्षांश नहीं, देशांतर। तो बताइए जब ब्राज़ील में लैंड किए तो वहाँ पर कितने बज रहे होंगे? निकालिए समय। सूडान कितने पे था? 30 डिग्री पर सूडान था। गए कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर पहुंचे? 50। तो 30 डिग्री सूडान कहाँ था? ईस्ट में। 50 डिग्री गए वेस्ट में। दोनों में कितने देशांतर का अंतर हुआ? 80 देशांतर का अंतर हुआ। 30 ये वाले और 50 इधर वाले, टोटल 80 हुए। 80 गुणा 4 कितना हुआ? 320। 320 लगभग 5.5 घंटे आप कह सकते हो, 5 घंटे 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट घड़ी को आप पीछे करेंगे। तो अगर दिन के 12 बजे आप हिंदुस्तान, मान लीजिए आप यहाँ से चल रहे थे सूडान से दिन के 12 बजे, तो उस समय आपको यहाँ से यहाँ तक जो देशांतर का अंतर है वो कितना आया? लगभग 5.5 घंटे का। तो यहाँ का देशांतर 5.5 घंटे पीछे होगा। तो अगर यहाँ का देशांतर 5.5 घंटे पीछे है तो 5.5 घंटे पीछे कर दीजिए, 12 बजे से 5.5 घंटे कम कर दीजिए, तो 6:30 बज रहे होंगे सुबह के। 18 तारीख के सुबह के 6:30 बज रहे होंगे ब्राज़ील में। यात्रा में कितना समय लगा? 5 घंटे। 5 घंटे और जोड़ दीजिए तो क्या कहोगे? 11:30। तो आप जब ब्राज़ील पहुँचे तो उस समय ब्राज़ील हवाई अड्डे की घड़ी में 18 तारीख के 11:30 बज रहे थे। यात्रा शुरू कितने बजे करी थी? 18 तारीख के 12 बजे। 18 तारीख को 12 बजे यात्रा शुरू करी थी, जब उतरे तो 18 तारीख के 11:30 बज रहे थे। बताइए भाई ऐसा कैसे हो गया? हैं? समझ में आया? तो ये सारा खेल किसका है? देशांतर रेखा का। ठीक है, अब बन जाएगा आपसे समय निकालते, बनेगा कि नहीं? हर देशांतर पर 4 मिनट का अंतर करना है। जिस तरह से मैंने आपको प्रश्न दिए, इन्हीं प्रश्नों को आप अपने मन से खोजिएगा। कहाँ हो और कहाँ से कहाँ चल रहे हो, इंटरनेट पे आप डालोगे कि अगर हमारे देश में अभी इतना बज रहा है तो फला देश में कितना बज रहा है, तुरंत बता देगा इतना बज रहा है। पहले आप निकालना, कैलकुलेशन करना और फिर इंटरनेट से चेक करना कि आप सही हो या नहीं हो। ऐसे करके 2-4 प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समय निकालना आ जाएगा। बन जाएगा ना समय अब?
तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है भारत की, वो क्या है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, और 82.5 डिग्री देशांतर के हिसाब से भारत ग्रीनविच जो मेन प्राइम मेरिडियन है उससे 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर पर है, और जितने देश पश्चिमी देशांतर पर होंगे वो पीछे होंगे। जो देश भारत से ज़्यादा पूर्व में होगा उसका टाइम और आगे होगा। जो देश भारत से पीछे होगा पश्चिम में, जरूरी नहीं है वो पश्चिमी देशांतर में हो। अगर भारत यहाँ है और मैं सऊदी अरबिया की बात करूँ, तो सऊदी अरबिया चूँकि भारत से तो पश्चिम में है ना, इसलिए सऊदी अरबिया का टाइम पीछे होगा, भारत का टाइम आगे होगा। ऑस्ट्रेलिया का टाइम भारत से आगे होगा। क्लियर है? पाकिस्तान और भारत के समय में कितना अंतर आएगा? ये भारत का बीच से होकर जाने वाला, अगर मैं भारत में बीच से होकर जाने वाले लाइन की बात करूं, ये भारत की लाइन है बीच से होकर जाने वाली, और अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के बीच से होकर जाने वाली ये लाइन है। दोनों में कितने डिग्री का अंतर है? भारत और पाकिस्तान की लाइन में अगर हम बात करें तो कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 7.5 डिग्री का अंतर आता है। 7.5 के हिसाब से कितना अंतर आना चाहिए? आधा घंटा, 30 मिनट। ठीक है? तो अगर भारत और पाकिस्तान की टाइम लाइन में 7.5 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में 7.5 हो जाएगा। लगभग 7.5 गुणा 4 तो 30 मिनट का फ़र्क आ जाएगा। तो भारत में अगर अभी 10:30 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 10 बज रहे होंगे, उसका टाइम पीछे चलेगा क्योंकि वो भारत की तुलना में पश्चिम में। ठीक है? तो अभी आप पाकिस्तान में फ़ोन करके पूछ सकते हो किसी, तो बताएगा 10 बज रहे हैं सर। समझ में आ गया? टाइम निकाल लोगे अब। तो इस प्रकार से ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो फ़र्क है वो आपको समझ में आया होगा, कैसे हम दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हो। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भारत से गुजरने वाली देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो चूंकि ये भारत की ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम फिर विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम भारत पर्टिकुलर पे नहीं जाना चाहते। चलिए विद्यार्थियों, इसके बाद अगली हम बात कर लेते। विद्यार्थियों, अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। पृथ्वी के अंदर क्या है, बाहर क्या है। जैसे हमने सूर्य का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सूर्य के अंदर की 3 लेयर पड़ी थी और सूर्य के ऊपर की भी 3 लेयर पड़ी। याद है सूर्य के अंदर की और बाहर की लेयर कौन कौन सी थी? नीचे से चलें, कोर, रेडिएटिव, कन्वेक्टिव, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। 6 पड़ी थी। ऐसे ही पृथ्वी की 9 लेयर पड़ेंगे। पृथ्वी की 9 लेयर कौन कौन सी? 4 अंदर की, 4 बाहर की। तो ऊपर से शुरू करें, पृथ्वी के ऊपर से शुरू करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नंबर 1। नंबर 2, एटमॉस्फेयर से नीचे आइए। एटमॉस्फेयर से नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? बर्फ से ढके हुए, अर्थ कहाँ से जाएगी? बर्फ से ढके हुए पहाड़। अरे ऊपर से नीचे उतर रहे, एकदम से अर्थ पे पहुंच जाओगे। पहले पहाड़ पे नहीं जाओगे, पहले पहाड़ पे उतरो तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर। इसके बाद अब बर्फ से नीचे उतरो तो क्या मिलेगा? ओशियन, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर पहुंच गए आप। पृथ्वी पर पहुंचे तो पृथ्वी पर आपको मिला जैव मंडल, जीव जंतु मिले, वनस्पतियां मिली, तो कहोगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। इसके बाद पृथ्वी की ऊपर की जो सरफेस है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर, पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो लेयर, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर गए एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के और नीचे गए मीसोस्फीयर, मीसोस्फीयर के अंदर गए बैरीस्फीयर, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, क्रायोस्फीयर यानी बर्फमंडल, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, क्रायोस्फीयर यानी बर्फमंडल, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल, बायोस्फीयर मीन्स जैवमंडल, लिथोस्फीयर, लिथो को लिथो ही याद रखो, इसे कहेंगे भूमंडल, भूमंडल कह लो इसे, भूमंडल। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर को एस्थेनोस्फीयर ही याद रखो। मीसोस्फीयर मध्यमंडल, बैरीस्फीयर को बैरीस्फीयर ही याद रखिए। बता आ रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की एक्शन के थ्रू, अंदर से जब एक्शन होता है, बाहर से एक्शन होता है, एक्शन मतलब आंतरिक और बाह्य बल जब काम करते हैं, अंदर से ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि घटनाएं होती हैं, अंदर से मलबे को निकाल के बाहर लाती हैं। ऊपर नदियां चट्टानों को खुरचती हैं, वायु तेज गति से चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान धूल के कणों को ले जाती है। तो ऐसे करके आंतरिक और बाह्य जो अपरूपण बल होते हैं, जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स हैं, वो जो फोर्स हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपरी स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं और अंततः पृथ्वी पर एक पतली पपड़ी का निर्माण होता है जिसे धूल कहते हैं। तो धूल कणों के कारण पृथ्वी के ऊपर का निर्माण होता है। तो पृथ्वी की वास्तव में ऊपर की जो सरफेस है उसे कहते हैं पीडोस्फीयर। 9वें नंबर पर आता है पीडोस्फीयर। पीडोस्फीयर माने होता है धूल मंडल। इस प्रकार से 9 मंडल होते हैं टोटल। पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इन 9 मंडलों का अध्ययन किया जाता है। ये टोटल हैं। इसमें पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल से लेकर नीचे तक के सभी मंडल स्थित हैं। और जब इन मंडलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं। तो आंतरिक संरचना में ये आपके सामने एक पूरी पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ऊपर से शुरू करके नीचे तक। आप देखेंगे पृथ्वी को इसी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले ऊपर लिथोस्फीयर आप देख रहे हैं, इधर से आइए। ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। पृथ्वी के स्ट्रक्चर को 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर मतलब जो पृथ्वी की का स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट माने ऊपर का भाग, ये क्रस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रस्ट है, इतना ये क्रस्ट है। ये किस आधार पर है? ये क्रस्ट किस आधार पर है? रासायनिक गुणों के आधार पर। ये क्रस्ट बना होता है सिलिका और ये क्रस्ट बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका और एल्यूमिनियम से बने हुए कारण इसे कहते हैं सियाल। सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होने के कारण सियाल। इसकी डेंसिटी होती है 2.75 एवरेज डेंसिटी है क्रस्ट की। पृथ्वी का सबसे कठोर भाग यही है। जो सबसे कठोर है वो सबसे हल्का है।
जो सबसे कठोर है वो सबसे हल्का है। कठोर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो भारी होगा। क्लियर हुआ? लकड़ी कठोर होती है, पानी से हल्की होती है, ठीक है ना? तो इससे अंदाजा कभी मत लगाना कि कोई चीज़ कठोर है तो वो बहुत भारी होगी, ऐसा नहीं होता। कई कठोर चीज़ें बहुत हल्की भी होती हैं। तो क्रस्ट का जो टोटल डेंसिटी है वो एवरेज डेंसिटी है 2.75 और क्रस्ट बना है सिलिका और एल्यूमिनियम से। दूसरे नंबर पर आता है मेंटल। मेंटल के दो पार्ट हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। क्रस्ट की गहराई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। क्रस्ट की गहराई अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की गहराई काउंट करूँ तो ये गहराई है 80 किलोमीटर, अप टू 80 किलोमीटर ये मैक्सिमम है क्रस्ट। इसके बाद फिर आता है मेंटल। तो मेंटल में अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अगर मैं मेंटल की बात करूं तो मेंटल कहां से कहां तक है? देखिए मेंटल यहां से लेकर और यहां तक है, ये पूरा मेंटल है। कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू करेंगे मेंटल को। यहां से नहीं, यहां से शुरू करेंगे जहां क्रस्ट खत्म हुआ। तो यहां से लेकर यहां तक ये कुल है 2900 किलोमीटर। पृथ्वी के अंदर घुस रहे हो आप। 80 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 2950 भी लिखा है किताब में। तो 2900 किलोमीटर तक का ये जो गहराई है इसको बोलते हैं मेंटल। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है मेंटल। इसके बाद फिर आता है कोर। कोर के दो भाग होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर, इनर कोर, ये कहाँ तक है? ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आते आते हो जाएगा 6375 किलोमीटर। ये है एंड, पृथ्वी का एंड है 6375। यही तो पृथ्वी की रेडियस है। तो यहाँ से ऊपर से शुरू किया, केंद्र तक पहुँच गए, सेंटर तक पहुँच गए। तो अब आप देखिए गहराई ज़्यादा किसकी है? तीनों में से गहराई किसकी है? कोर की। कोर की गहराई 2900 से लेके 6350 तक है। क्लियर? आयतन ज़्यादा किसका है? मेंटल का। वॉल्यूम मेंटल का ज़्यादा है, गहराई कोर की ज़्यादा है। और क्रस्ट कैसा है? बिल्कुल पतला। पूरी पृथ्वी के स्ट्रक्चर को संतरे जैसा मान के चलते हैं। संतरा ले लो आप, संतरे का ऊपर का छिलका हटा दो, वो छिलका है क्रस्ट। उसके बाद पूरे संतरे में अंदर जहाँ बीज होते हैं वो वाला भाग वो है कोर और शेष भाग है मेंटल। इस तरह से संतरे को देखकर पृथ्वी की पूरी स्ट्रक्चर का अनुमान लगा सकते हो आप। तो पूरी पृथ्वी को रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा। क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी, मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से बना। तो इसको कहते हैं सिलिका और मैग्नीशियम से बना, तो इसको कहते हैं सीमा। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg हैं, लेकिन सिंपल पढ़ने के लिए इसे मैग्नीशियम से Ma ले लिया। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना, तो इसलिए कहते हैं सीमा। ये पूरा मेंटल वाला पार्ट सीमा कहलाता है। और सबसे नीचे कोर, ये बनता है निकेल और आयरन से, तो इसे कहते हैं निफे। निकेल और आयरन से बना होने के कारण इसे कहते हैं निफे। इस तरह से पृथ्वी की ये 3 जो संरचनाएं हैं पृथ्वी के स्ट्रक्चर में, ये 3 लेयर हैं। ये लेयर हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। मैं रासायनिक तत्वों की बात कर रहा हूं, इसलिए रासायनिक गुणों के आधार पर हो गया। अब मैं बात करूंगा यांत्रिक गुणों के आधार पर, यानी एक प्रकार से फिजिकल गुणों के आधार पर। यांत्रिक गुण मतलब फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टी देख ली, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 लेयर हो गई। इन्हीं 3 लेयर में परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पृथ्वी की 3 लेयर में सबसे ऊपर की जो लेयर है बहुत पतली है और सबसे हल्की भी है। सीमा का जो एवरेज डेंसिटी है, इसकी एवरेज डेंसिटी है 4.9 के आसपास। और अगर निफे की एवरेज डेंसिटी की बात करूं तो ये है 11 से लेके 13 तक, ये डेंसिटी है। इसका मतलब पृथ्वी के नीचे जाओगे तो डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है।
इसका मतलब पृथ्वी ज़्यादा भारी कहाँ है? केंद्र में, क्योंकि सबसे भारी तत्व तो केंद्र में है। अगर पृथ्वी के आयतन की बात की जाए कि पृथ्वी के आयतन का यानी टोटल वॉल्यूम का कितने प्रतिशत भाग क्रस्ट, मेंटल और कोर द्वारा कवर किया जाता है, तो क्रस्ट केवल 1% पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का केवल 1% कवर करता है। मेंटल 84% कवर करता है। मेंटल 84% है टोटल वॉल्यूम का, जबकि कोर केवल 15% है। वॉल्यूम के हिसाब से मेंटल सबसे बड़ा पार्ट है, और अगर मैं मास के हिसाब से इसे कन्वर्ट करूं, वॉल्यूम समझ में आ गया, 1% क्रस्ट, 84%, कहीं 83% भी लिखा है किताब में, तो 83 या 84% मेंटल, और शेष बच गया 15-16%, वो क्या हो गया? वो हो गया कोर। ये वॉल्यूम के हिसाब से। लेकिन अगर मास के हिसाब से देखें तो मास में मेंटल का योगदान 67% है। मास में, पृथ्वी के मास में मेंटल का योगदान 2/3 और 1/3 योगदान है कोर का। क्रस्ट का तो कोई ना के बराबर है। क्रस्ट का योगदान ना के बराबर है, 1% भी नहीं है, आधा % के आसपास है, इसलिए उसकी काउंटिंग नहीं करते। तो पूरे मास में 1/3 है कोर, 2/3 है मेंटल। जबकि वॉल्यूम में कितना था मेंटल? वॉल्यूम में 84% तक था, लेकिन मास की जब बात आई तो 67 रह गया घट के, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए मास में इसका योगदान 1/3 है। ठीक, यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं इसकी हम किस आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर या यांत्रिक गुणों के आधार पर। यांत्रिक गुण कैसे मापे जाते हैं? जब भूकंपीय तरंगें अंदर चलती हैं तो भूकंपीय तरंगों की चाल में अचानक परिवर्तन देखा जाता है। तो वो परिवर्तन इसलिए देखा जाता है कि मिट्टी के स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से आ रहा है, या उसमें कोई अचानक से ऐसा चेंज है जो तरंगों की स्पीड को चेंज कर रहा है, तेजी से बदल रहा है। उस आधार पर 4 स्फीयर पड़े जाते हैं पूरी पृथ्वी में। उन 4 स्फीयर में सबसे पहले है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जब भी बात आएगी तो लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर क्रस्ट के साथ साथ अपर मेंटल का ऊपर का बहुत छोटी सी पपड़ी है। इसकी गहराई कहां तक है? ये 80 किलोमीटर तक क्रस्ट हो गया। 80 के बाद ये कहां तक जाएगा? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर लगभग और नीचे तक, थोड़ा सा और नीचे ले आओ यहां से, तो ये हो गया टोटल लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्रस्ट के साथ साथ थोड़ा सा अपर मेंटल का पार्ट है। और इसके बाद आता है एस्देनोस्फीयर। ये लगभग 200 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसकी एस्देनोस्फीयर की जो निचली परत है ये अप टू 200 किलोमीटर है। ऊपर से काउंट करोगे तो 200 किलोमीटर। यही एस्देनोस्फीयर वो चीज है जहां से ज्वालामुखी का उद्गम होता है। आज जितने भी ज्वालामुखी निकलते हैं उनमें जो लावा या मैग्मा बनता है वो इसी फील्ड में, इसी जगह बनता है, एस्देनोस्फीयर में। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी का जो लावा है वो पृथ्वी के अंदर किस पपड़ी में पाया जाता है, कौन से भाग में पाया जाता है, उस भाग को कहते हैं एस्देनोस्फीयर। एस्देनोस्फीयर पृथ्वी के कौन से भाग में मिलता है? तो आप कहेंगे अपर मेंटल के भाग में। अपर मेंटल का ही हिस्सा है एस्देनोस्फीयर। एस्देनोस्फीयर से ठीक नीचे मेंटल की बिल्कुल निचले बॉर्डर तक आता है मीजोस्फीयर। तीसरी लेयर है मीजोस्फीयर। एस्देनोस्फीयर के नीचे मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर कहां से शुरू हो जाती है? अपर मेंटल के एस्देनोस्फीयर के नीचे से, और लोअर मेंटल और आउटर कोर की बाउंड्री तक ये कहलाता है मीजोस्फीयर, मध्यमंडल। और सबसे नीचे वाला कोर वाले भाग को कहते हैं बेरीस्फीयर। कोर वाला जो भाग है उसको कहते हैं बेरीस्फीयर। ये है कोर वाला भाग। कोर के भी 2 पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इस पूरी पृथ्वी में एकमात्र लेयर जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है वो है आउटर कोर।
आउटर कोर लिक्विड है, बाकी कोई भी पार्ट लिक्विड नहीं है, लेकिन हाईली विस्कस, बहुत ज़्यादा गाढ़ा द्रव अगर पूरी पृथ्वी में कहीं मिलता है तो वो है अपर मेंटल। अपर मेंटल बहुत अधिक गाढ़े द्रव के रूप में रहती है। वही गाढ़ा द्रव तो मैग्मा है, वही तो मैग्मा है जो ऊपर निकल के लावा में कन्वर्ट हो जाता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, गाढ़ा पदार्थ जो बाहर निकल कर आता है ज्वालामुखी के साथ, वॉल्केनोज के साथ मटेरियल जो निकलता है, वो एस्थेनोस्फीयर में बनता है। इसीलिए ये अपर मेंटल वाले पार्ट को हम कहते हैं हाईली विस्कस लेयर, बहुत अधिक श्यान परत। श्यान परत किसे कहते हैं? श्यान मतलब ये लिक्विड का गुण होता है श्यानता। विस्कोसिटी लिक्विड का गुण है। कोई भी लिक्विड जब मूव कर सके तो वो लिक्विड कहलाता है। और इतना ज़्यादा गाढ़ा हो कि आसानी से मूव भी नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? ना वो ठोस है ना वो द्रव है। ना वो ठोस है ना ठोस और द्रव में क्या अंतर होता है? ठोस और द्रव, ठोस के जो कण हैं वो आसानी से मूवेबल नहीं होते और द्रव के कण मूवेबल होते हैं। तो जो मेंटल में अपर मेंटल का जो मटेरियल है वो ना तो बिल्कुल लिक्विड है और ना ही वो सॉलिड है, तो फिर है कैसा? उसे कहते हैं हाईली विस्कस, अत्यधिक श्यान, अत्यधिक गाढ़ा। और एकमात्र लिक्विड अगर कोई है तो वो है लोअर मेंटल। अगर लोअर मेंटल लिक्विड आउटर कोर अगर लिक्विड है तो इसके ऊपर की पूरी लेयर, पृथ्वी की पूरी लेयर आउटर कोर पर तैरती है। परीक्षा के लिए प्रश्न, पृथ्वी अपने किस भाग पर तैरती है? तो क्या कहोगे? आउटर कोर के ऊपर। जहां लिक्विड होगा वहीं तो तैरेगी। तो आउटर कोर के ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा तैरता है। इसीलिए पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। अगर पृथ्वी के किसी एक भाग में ज़्यादा सीमेंट लगा दोगे, ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा रेत लगा दोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। तो वो तो वैसे ही लुढ़क रही है, किसी फ्लूइड पर तैर रही है। अगर मैं ये मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी और अंदर कोई लिक्विड है जिस पर इसका ऊपर का कवर तैर रहा है। अगर मैं इसे एक तरफ से बहुत ज़्यादा मिट्टी, सीमेंट, रेत इत्यादि थोप दूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दूं, तो इसका संतुलन बिगड़ेगा, इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा वजन इसका। तो वो चूंकि तैर रही है लिक्विड पर, इसलिए ये तुरंत ही हिलने की कोशिश करेगी, इसका बैलेंस बिगड़ेगा, इसीलिए भूकंप आते हैं। तो जब भी कभी बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो वो भूकंप का एक कारण बनते हैं। उसका कारण यही है कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। कभी हम कहते हैं पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, अगर बांध बना दिया तो इतने से ही संतुलन बिगड़ जाएगा क्या? वो इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि पृथ्वी तो तैर रही है ना। अगर पूरी सॉलिड होती ऊपर से नीचे तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से तैर रही है इसलिए उसका संतुलन बिगड़ता है। यही कारण है, कहा जाता है कि बड़े बांध पृथ्वी पर भूकंप का कारण बनते हैं, और ये सच्चाई है। तो वो इसीलिए है। तो ये आउटर कोर लिक्विड है। क्लियर हो गया? अब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पृथ्वी की विभिन्न लेयर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इसको कहते हैं हिंदी में असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जब भूकंपी तरंगें अंदर प्रवेश करती हैं तो अचानक से उनकी स्पीड में परिवर्तन देखा जाता है। और वो परिवर्तन कैसा है? स्पीड बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। अगर अधिक डेंस मीडियम में भूकंपी तरंगें मूव करेंगी तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी के साथ साथ स्पीड बढ़ती है। तो देखिए, सबसे पहले क्रस्ट और ये क्या है? अपर मेंटल। क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में यहां देखिए, और इससे ऊपर समुद्र की तलहटी, ये समुद्र दिख रहा है ऊपर, समुद्र के तल, नीचे के तल, और उसके नीचे का ये पूरा लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में ये वाला भाग देखिए, ये वाला जहां समुद्र का बॉटम है, तो समुद्र के बॉटम तक जो जब तरंग जाएगी, भूकंपी तरंगें जाएंगी तो उनकी स्पीड कुछ और होगी, और जैसे ही बॉटम से क्रॉस करेंगी तो उनकी स्पीड में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये पहली डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मतलब असंबद्धता, यानी
जब किसी भी चीज़ में एक समान रूप से कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो हम कहते हैं सातत्य गुण है, उसका कंटिन्यूटी है। लेकिन अगर उसके गुण में अचानक से परिवर्तन देखा जाए तो हम कहते हैं असांतत्य गुण है, असंबद्ध है, यानी डिसकंटिन्यूटी है। तो भूकंपीय तरंगों के चाल में डिसकंटिन्यूटी सबसे पहले जहां देखी जाती है वो है सी बॉटम। सी बॉटम पर मिलने वाली डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। पहली डिसकंटिन्यूटी कोनराड डिसकंटिन्यूटी। दूसरी डिसकंटिन्यूटी कहां मिलती है? दूसरी डिसकंटिन्यूटी मिलती है क्रस्ट और अपर मेंटल की बाउंड्री पर, यहां इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और क्रस्ट के बाउंड्री पर है। इसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल की जो बाउंड्री है यहां मिलती है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर हैं ये, जिन वैज्ञानिकों ने खोज की उनके नाम से बन गए। तो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद फिर लोअर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और लास्ट में इनर कोर और आउटर कोर के बीच में यहां डिसकंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं लेमैन डिसकंटिन्यूटी। लेमैन डिसकंटिन्यूटी, टोटल डिसकंटिन्यूटी कितनी हो गई? 5। ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है प्रश्नों में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी किन किन लेयर के बीच में पाई जाती है। क्लियर हुआ? पहली डिसकंटिन्यूटी कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहां है? ये पृथ्वी के अपर पार्ट क्रस्ट में है, लेकिन क्रस्ट में कहां? समुद्र के बॉटम। समुद्र के बॉटम पर अचानक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, क्योंकि समुद्र का जो बॉटम होता है बहुत हार्ड रॉकी होता है, तभी तो पानी लंबे समय तक उसमें भरा रहता है। तो वो हार्ड चट्टानें होती हैं और बाकी की चट्टानें सॉफ्ट होती हैं फिर। तो इसीलिए कोनराड डिसकंटिन्यूटी ये पाई जाती है समुद्र के बॉटम पर, यानी क्रस्ट में ही पाई जाती है। और क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी, लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और सबसे नीचे आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेमान। इस तरह से 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी हैं। तो आपने पृथ्वी का स्ट्रक्चर 2 आधार पर पढ़ा। पहले रासायनिक संगठनों के आधार पर, दूसरा यांत्रिक गुणों के आधार पर। 2 प्रकार का संगठन पढ़ा। और यांत्रिक गुणों के आधार पर कह रहे हैं तो इसका मतलब यहीं पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यांत्रिक गुण कौन सा है? तरंगों की चाल में होने वाला परिवर्तन, उस आधार पर। और तरंगों की चाल में जहां जहां परिवर्तन देखा जाता है उस जगह पर तरंगों की एक चाल में एक अजीब प्रकार की कंटिन्यूटी टूटती है। उस कंटिन्यूटी टूटने को ही हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इस आधार पर डिसकंटिन्यूटी 5 प्रकार की होती है, जो अलग अलग लेयरों से होकर गुजरती है। तो ये 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की लेयर अच्छे से पढ़ेंगे आप। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसका अध्ययन आप बारीकी से करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने पूरी पृथ्वी के बारे में विस्तार से जान लिया। पृथ्वी में कहाँ कितनी डेंसिटी है, कहाँ कितनी गहराई है, कितने किलोमीटर तक कौन पाया जाता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से अध्ययन किया है और आपको भी अध्ययन करवाया। उस चीज़ को हमने इस पिक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश की। बाकी अगर आप लोग आज कोई चीज़ नहीं नोट कर पाए हों तो लेक्चर में देख लेना, तो आप आसानी से उसको नोट कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये पढ़ लेंगे अच्छे से। कल हम फिर कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे। जय हिंद।